नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर जून 2023 की करंट अफेयर्स में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। दोस्तों अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि नेशनल इवेंट्स यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम को मैंने डिस्कस किया जून 2023 का, और आज बारी है अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स की। और देखेंगे दोस्तों आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी शेयर कर दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर शेयर की जाती हैं तय हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम के बगल में कुछ और वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, जो कि पिछले जो नेशनल इवेंट वाला सेक्शन था वहां से आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए अब हम पहली घटना से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में पहली जो न्यूज है वो क्या है। दोस्तों हमारी जो पहली न्यूज है वह है राष्ट्रपति हमारी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने 2023 जून में सर्बिया और सूरीनाम दो देशों की राजकीय यात्रा पर गईं अपने डेलीगेट्स यानी कि शिष्टमंडल के साथ। तो इन दोनों देशों को जो है हम कवर करेंगे, और साथ में जैसा कि आपकी सुविधा के लिए बगल में मैप भी है, जिससे आपको मैप अलग से देखने की जरूरत ना पड़े, वो सब सुविधाएं हमने कर रखी हैं। तो चलिए घटना का डिस्कशन करते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने सूरीनाम और सर्बिया की 6 दिनों की राजकीय यात्रा पर 4 से 9 जून 2023 के बीच गई। ठीक है। और दोस्तों जुलाई 2022 में ये राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, और उसके बाद अपना कार्यभार संभालने के बाद से यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी, इसलिए ये काफी ज्यादा यात्रा इंपॉर्टेंस रखती है। तो याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण के बाद पहली किन दो देशों की यात्रा की, तो सर्बिया और सूरीनाम, ये दो देश आप लोग याद रखना। दोस्तों इस यात्रा के पहले चरण में वे 4 जून को कहां पहुंची? सूरीनाम। अब सूरीनाम कहां पर है? आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका का यहां पर मैप आपके सामने लगा हुआ है, कैरिबियन सी आप देख पा रहे हैं, और आप साउथ अमेरिका के मैप के अंदर उत्तरी छोर पे ये जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, यहां पर आप सूरीनाम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सूरीनाम का मैप, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और दोस्तों सूरीनाम की जब यात्रा पर गई तो सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, ये याद रखना आप लोग, राजधानी सूरीनाम की। तो वहां पर ये पहुंची, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। 150 वर्ष पूरे हो चुके थे, उसके उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासियों के वहां सूरीनाम में होने के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी कि भारतीय जो है प्रवास करके यहाँ पे माइग्रेंट्स के रूप में सूरीनाम गए। ठीक है, तो उनको 150 वर्ष बीत चुके थे। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, वहां पर इनको पहले से ही मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट किया गया था, इनको राष्ट्रपति महोदया को। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मेजबान जो राष्ट्रपति थे, यानी कि कहां के राष्ट्रपति? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उन्होंने सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से किसको सम्मानित किया? हमारे भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये रही सूरीनाम की यात्रा। तो सूरीनाम में जो कुछ इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। मैप आप लोग देख लेना, मैप का डिस्कस करना जरूरी नहीं है क्योंकि मैप आप लोगों के सामने खुला हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। ये जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी,
और ये हमारी राष्ट्रपति महोदया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और जो सर्बिया की यात्रा थी, सर्बिया को भी कवर करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति महोदया की यात्रा का दूसरा पड़ाव सर्बिया होता है। तो दोस्तों, सूरीनाम में ये 3 दिन रही। उसके पश्चात इन्होंने अपने शिष्टमंडल के साथ 7 जून को सर्बिया की राजधानी पहुंची बेलग्रेड। तो सर्बिया की राजधानी आप लोग याद रखेंगे कौन सी है? बेलग्रेड, ठीक है। और ये सर्बिया का मैप आप देख लेंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। सर्बिया दोस्तों, आपको पहले ही बता देता हूं, यूरोप में है, ठीक है। ये यूरोप का सर्बिया वाला पार्ट मैंने यहां पर मैप आपके लिए जोड़ा हुआ है। तो सर्बिया के आसपास की जो बॉर्डर कंट्रीज हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका सर्बिया, और सर्बिया के जब आप उत्तर पूर्व में देखेंगे तो रोमानिया, दक्षिण पूर्व में बुल्गारिया, दक्षिण में मेसिडोनिया, दक्षिण पश्चिम में अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो और बोत्सवाना, हर्जेगोविना, ठीक है। और क्रोएशिया आपको पश्चिम में मिलेगा, यानी कि उत्तर पश्चिम में क्रोएशिया आपको मिलेगा और उत्तर में आपको हंगरी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कहां का मैप है? ये यूक्रेन के आसपास की लोकेशन है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखना। तो दोस्तों, सर्बिया पैलेस में इनको राष्ट्रपति महोदया को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया, जहां उन्होंने सर्बिया के अज्ञात हीरो की प्रतिमा, हीरो 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 यहां देखिए, मोन्यूमेंट्स टू द अननोन हीरो की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। कहां? सर्बिया में। तो सर्बिया पैलेस में इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मेजबान जो राष्ट्रपति थे सर्बिया के, अलेक्जेंडर वुशिक, इन्होंने इनके प्रतिनिधि मंडल स्तर की जो वार्ता थी 9 जून को संपन्न हुई दोनों के बीच। और यह वार्ता दोस्तों किन किन मुद्दों पर आधारित थी? ऊर्जा, संचार, व्यापार और कृषि क्षेत्र में इन्होंने द्विपक्षीय सहयोग में आगे बढ़ने की बातचीत की। ये सर्बिया की यात्रा में एयरपोर्ट का सीन आप देख सकते हैं। तो ये जो आपके लिए मैप हमने आपकी सहूलियत के लिए दिया हुआ है सर्बिया का, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना आप, ये कहां का? यूरोप का मैप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। दोस्तों, हमारी जो तीसरी न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी न्यूज बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि सुरक्षा परिषद में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर नए अस्थायी सदस्य 5 बने थे जून 2023 के अंदर। तो इन सदस्यों की चर्चा कर लेते हैं, फिर सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह मैं आपको समझा दूंगा आगे। तो अल्जीरिया, सियरा लियोन, ये दोनों अफ्रीकी क्षेत्र से बने, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण कोरिया जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, गुयाना जो कि लैटिन अमेरिकी व कैरिबियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और स्लोवानिया जो कि पूर्वी यूरोप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये 5 देश अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया, ये 5 देश आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में और यूपी के अंदर, पीसीएस में और यूपीएससी में भी इस तरह का सवाल प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछा जा चुका है। तो इन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2024 से अपना कार्यकाल प्रारंभ कर देंगे। तो अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया आप लोग याद रखना। और ये अलग अलग महाद्वीपों के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों, 5 देश जो जिनका स्थान ये लेंगे, यानी कि सुरक्षा परिषद की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट जो अस्थायी सदस्यों की सीट थी खाली की किन 5 देशों ने? अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात ने। इन 5 देशों ने जब सीट खाली की तो ऊपर के जो ये 5 देश हैं, इन्होंने इनका स्थान
ग्रहण कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखना। दोस्तों सुरक्षा परिषद की 2 वर्षों की अस्थायी सदस्यता होती है। आप लोग याद रखना कि 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जाता है किसी भी देश को। और दोस्तों इसकी आम सभा में 2/3 मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है किसी भी सदस्य देश को, अगर वो अस्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है 2 वर्षों के लिए। दोस्तों भले ही संबंधित देश अपने क्षेत्र में निर्विरोध चुना गया हो। याद रखना ये कंडीशन है कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए एक शर्त है कि जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, वहां पे 2/3 मत किसी भी देश को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा, तभी उसे सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जाएगा, चाहे भले ही वह देश अपने क्षेत्र से निर्विरोध रूप से चुना गया हो। ये आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों यहां पर एक फैक्ट कि जापान रिकॉर्ड 12 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। कितनी बार? 12 बार। सबसे अधिक बार जापान 12 बार। और भारत दोस्तों, अब जापान की बात हुई, अन्य देशों की बात हुई, तो आखिर हमें यह भी जानना चाहिए कि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में कितनी बार भारत को प्राप्त हो चुकी है। तो 8 बार। अभी तक 8 बार भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। ठीक है। अब दोस्तों नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं वो 1 जनवरी 2024 को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे और 31 दिसंबर 2025 तक सेवा देंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होंगे। ठीक है, तो इनके 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। दोस्तों सभी 5 नवनिर्वाचित सदस्य पहले सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य रह चुके हैं, पहले भी, यानी कि दोबारा इनका निर्वाचन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में क्या कुछ फैक्ट है देखते हैं। दोस्तों यहां पर सुरक्षा परिषद के बारे में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर हम समझेंगे। दोस्तों सुरक्षा परिषद में जो है 15 देश होते हैं, 5 स्थायी मेंबर होते हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 देश कैसे देश हैं? स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के। और दोस्तों उन्हें किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर कौन सी शक्ति प्राप्त है? वीटो शक्ति प्राप्त है इन 5 सदस्य देशों को। और 10 देश जो हैं अल्पसंख्यक सदस्यों को महासभा द्वारा चुना जाता है। जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके द्वारा जो 10 अन्य सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। और 10 ये अन्य जो सदस्य होते हैं वो स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, जो सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और दोस्तों जो इनको संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल होते हैं इसमें, यूएनजीए में, और वे अपने क्षेत्र और द्वारा भौगोलिक विभाजन के द्वारा सदस्य होते हैं, यानी कि मतलब प्रत्येक कॉन्टिनेंट का वहां पर प्रतिनिधित्व होता है। तो प्रत्येक कॉन्टिनेंट से अलग अलग सदस्य देश चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य के तौर पे। अब दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर यहां पर। और स्ट्रक्चर में दोस्तों ये 5 देशों का चीन का यहां बना हुआ है, आपको दिख जाएगा। रशिया, फ्रांस, शायद मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं तो आप मैनेज कर लेना। ये संभवतः अमेरिका का है और ये है ब्रिटेन का। तो ये 5 देश, चाइना, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, तो ये 5 देश परमानेंट मेंबर हैं, स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद की। जो यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद है उसके ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, यहां पर दिया हुआ है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। तो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास है वीटो पावर। और नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए चुने जाते हैं और 10 लोग होते हैं। अफ्रीकी क्षेत्र से 3 लोग, एशिया से 2 लोग, लैटिन अमेरिका से 2 लोग, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 2 लोग, और वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप से 1 पर्सन होता है। और सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कि मेंटेन करती है इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा को, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देती है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल।
It is the only United Nation organ that has the power to make decision that member state are obligated to implement. तो ये दोस्तों डिसाइड करती है एक ऐसा मात्र जो सुरक्षा जो यूनाइटेड नेशन का अंग है, ये डिसाइड करती है कि ये परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो अपनी अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। बाकी आगे आप लोग देख लेना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप दैनिक भास्कर की अखबार की एक कटिंग देख सकते हैं कि भारत को 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जा चुका है। कौन कौन से ईयर में भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और कितने कितने वोट मिले, ये भी किस वर्ष कितने कितने वोट मिले भारत को कुल वोटों में से। तो काफी बड़ा अच्छा परसेंटेज रहता है भारत का, क्योंकि भारत दुनिया का बहुत ही शानदार और बड़ा ही शांति प्रिय अच्छा देश है, इसलिए दुनिया के लगभग लगभग देश इसका समर्थन करते हैं। आगे चलें। सहूलियत के लिए उन 5 देशों का मैप जोड़ दिया गया है। तो स्लोवानिया आप देख सकते हैं, स्लोवानिया, ठीक है, और गुयाना देख सकते हैं आप यहाँ पे, और उसके बाद अफ्रीका के अंदर सियरा लियोन देख सकते हैं, साउथ कोरिया देख सकते हैं कोरियन पेनिनसुला में, और यहां पर आप अल्जीरिया देख सकते हैं। अफ्रीका के जो ये वाला हिस्सा है ये अल्जीरिया है। ठीक है, और दोस्तों इनके आसपास के देशों की जो लोकेशंस है, इनके आसपास कौन कौन से देश हैं, जैसे अल्जीरिया के आसपास आपका लीबिया है, मोरक्को है, उसके बाद माली है, नाइजर है, और उसके ऊपर मेडिटेरियन सी है। तो इतना आपके लिए ट्यूनीशिया है। तो अल्जीरिया को आप लोग यहां मैप के अंदर पूरा देख लेना कि किन किन देशों से ये घिरा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों सियरा लियोन की लोकेशन आप याद रखना। ये इतना टफ है कि आपसे कभी नहीं पूछेगा ये किन किन देशों से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। साउथ कोरिया पूछ सकता है, साउथ कोरिया बड़ा ही छोटा सा देश है। साउथ कोरिया पूरा प्रायद्वीपीय देश आप देख ही रहे हैं, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, सिर्फ एक तरफ यानी कि ये कोरियन पेनिनसुला का हिस्सा है, तो नॉर्थ कोरिया इसके नॉर्दर्न पार्ट पे है। ठीक है दोस्तों, ये चाइना आप देख रहे हैं, चाइना यहाँ पे, जापान, रशिया, ये वाला एरिया रशिया का, यहाँ पर चाइना, व्लादिवोस्टॉक में रशिया और चाइना की मतलब बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं। गुयाना देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका का मैप है ये। तो आप वेनेजुएला गुयाना के ये उत्तर पश्चिमी हिस्से में, ब्राजील पश्चिम की तरफ, सूरीनाम इसके पूर्व में, और उत्तर पूर्व में आप अटलांटिक ओशियन पा जाएंगे। तो गुयाना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये दोस्तों मैप आपके लिए जोड़े ही इसलिए जाते हैं कि आप इससे अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी जो चौथी न्यूज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। ठीक है, तो 2023 की रैंकिंग प्रकाशित हुई थी जून 2023 में, और देखते हैं आईएमडी है क्या। दोस्तों स्विट्जरलैंड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसको कहा जाता है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये याद रखना आप, इंग्लिश के लोगों के लिए थोड़ा सहूलियत रहेगी, बाइलिंगुअल कभी कभी हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आईएमडी के बारे में थोड़ा देखते हैं। स्विट्जरलैंड में स्थित है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि आईएमडी द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और दोस्तों भारत को इस वर्ष 40वां स्थान प्राप्त हुआ है इस रिपोर्ट में। आईएमडी जो विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, उसमें भारत को 40वां स्थान 2023 में प्राप्त हुआ है। ये आप लोग याद रखना, एग्जाम के अंदर सीधे सवाल पूछे जाते ही हैं, जा सकते नहीं, इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है किन आधार पर जारी की जाती है, तो अर्थव्यवस्था का निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता एवं कारोबारी दक्षता, ये 3 महत्वपूर्ण आधार होते हैं जिन आधारों पर
इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। और दोस्तों इसके सर्वेक्षण में शामिल हुए कुल 64 देशों में दोस्तों डेनमार्क फर्स्ट पर रहा, टॉप पर रहा डेनमार्क। डेनमार्क के बाद आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को 3 सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नामित किया गया। तो टॉप पर रहा डेनमार्क, सेकंड आयरलैंड और थर्ड है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की दृष्टि से इस वर्ष सबसे निचले पायदान पर रहा वेनेजुएला। वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, यह आपसे सवाल है। आप लोग जरूर बताना कि वेनेजुएला जो देश है वो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। वैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, साउथ, ग्लोब के साउथ में, मतलब साउदर्न हिस्से में है लेकिन साउथ में नहीं है, मिडिल में है। दोस्तों भारत 3 रैंकों की मामूली गिरावट का अनुभव करने के बावजूद 2023 के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा। 2019 और 21 के बीच ये लगातार 43वें स्थान पर रहा है। तो इस तुलना में कहा जा सकता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हुआ है, इसलिए 43वें नंबर से ये आ गया कहां, 40वें नंबर पर। रैंकिंग मतलब कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ, सुधार हुआ। ये याद रखना, ज्यादा होने पे सुधार नहीं, ज्यादा होने पे खराब स्थिति, कम होने पे सुधार। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में आप रैंकिंग देख सकते हैं इंडिया की, कब कितनी रही है और किन आधारों पर। ओवरऑल प्रदर्शन में 2023 में 40वां, आर्थिक प्रदर्शन में 33वां, सरकारी दक्षता में 44वां, व्यापार दक्षता में 28वां, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में 52वां। ये विभिन्न इंडिकेटर्स हैं, ये याद रखना। अब दोस्तों 2023 की वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो सूचकांक है, रैंक है, उसमें शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं। डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, ताइवान, हांगकांग, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। सबसे लास्ट कौन सा है, 64वें नंबर पर वेनेजुएला, याद रखना, वेनेजुएला 64वें नंबर पर है। भारत की रैंकिंग 2023 में 40 है, ये याद रखना। खबर निकलकर सामने आई टाइटन पनडुब्बी की। अब टाइटन पनडुब्बी क्या है पहले ही मैं बता देता हूं। आप लोगों ने टाइटैनिक जहाज का नाम सुना ही होगा। जो युवा हैं उन्होंने टाइटैनिक मूवी तो जरूर देखी होगी, बड़ा ही मतलब अच्छी मूवी है, उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। टाइटैनिक मूवी देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि टाइटन पनडुब्बी क्या है। तो दोस्तों 15 अप्रैल 1912 को अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान विशाल चट्टान से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया क्या, टाइटैनिक जहाज, और उसका मलबा मिला अटलांटिक महासागर में। उसी मलबे को दिखाने के लिए गई टाइटन नामक एक पनडुब्बी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यानी कि समुद्र में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। किसको दिखाने गई थी, ये टाइटैनिक जहाज के मलबे को। दोस्तों अमेरिका की कंपनी है ओशन गेट एक्सपेडिशन, यहां पर आप इसका लोगो बैजिंग जो भी कह लें, इस टाइटन पनडुब्बी पे, ये टाइटन पनडुब्बी है और इस टाइटन पनडुब्बी पे आप ओशियन गेट का लोगो देख सकते हैं, बैज भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो अमेरिका की जो ओशन गेट एक्सपेडिशन कंपनी है वो 2021 से ही इस तरह का जो अभियान है उसका संचालन कर रही है, यानी कि ये ओशन गेट कंपनी जो है वो जो भी देखने के इच्छुक होते हैं टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र में जाकर, उनको ये दिखाने का अभियान संचालित करती है 2021 से। ठीक है दोस्तों, विदित होगी यानी कि मैसाचुसेट्स केप कॉड से, मैसाचुसेट्स ये अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात हो रही, तो यहाँ पे मैसाचुसेट्स का केप कॉड जो एक जगह है वहां से लगभग 1450 किलोमीटर पूरब में और फाउंडलैंड के सेंट जॉर्ज से 640 किलोमीटर दक्षिण में लगभग कितने फीट की गहराई में, 13,000 फीट की गहराई में टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। और इसके बारे में और जानकारियां हासिल करनी है आपको, टाइटैनिक जहाज के बारे में जानना है तो आप विस्तार से टाइटैनिक मूवी को देखें,
टाइटैनिक मूवी देखने के बाद आपको इसकी कहानी समझ आ जाएगी। और दोस्तों इसमें 5 लोग सवार थे। पाकिस्तान के भी 2 बाप बेटे थे, लेकिन वो लोग अमेरिका में रहते थे। तो वो लोग 5 लोग सवार थे, 5 के 5 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इतना फिलहाल न्यूज थी टाइटैनिक से, टाइटन पनडुब्बी से। आगे चलते हैं। कुछ छठी न्यूज है हमारी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप, इस चित्र से आप जेंडर के गैप को समझ सकते हैं, लिंगीय असमानता को समझ सकते हैं। ये पुरुष का चित्र है, ये महिला का चित्र है। तो अब आप इससे जेंडर गैप समझ सकते हैं। तो दोस्तों जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का 17वां संस्करण जारी कर दिया है, जिसमें 146 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। उन 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का अवलोकन किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार भारत ने महत्वपूर्ण क्या की है, प्रगति की है। इस रिपोर्ट में दोस्तों भारत 146 देशों में 135वें नंबर पर था 2022 में, अब भी 2023 में हो गया 127वें नंबर पर, यानी कि रैंकिंग कम हुई, सुधार हुआ। ठीक है, प्रगति हुई। अब दोस्तों यहां पर स्टार की बात हो जाए, स्टार रहा इस रैंकिंग का आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड जो है, आइसलैंड लगातार 14 वर्ष से सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखे हुए है, यानी कि आइसलैंड नंबर 1 है। याद रखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में नंबर 1 है आइसलैंड। साथ ही दोस्तों यह एकमात्र ऐसा देश है जो लैंगिक अंतर को 90% से अधिक तक कम करने में सफल हुआ है, यानी कि स्त्री पुरुष के बीच जो असमानता है यहाँ 90% तक कम हो चुकी है। आइसलैंड के बाद दोस्तों 3 नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, इन सब का स्थान आता है, यानी कि दूसरे नंबर पर है नॉर्वे, तीसरे पर फिनलैंड, चौथे पर है स्वीडन और पहले पे स्टार है आइसलैंड। दोस्तों भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में लैंगिक समानता को हासिल कर लिया है तथा वेतन और आय समानता में भी वृद्धि देखने को मिली है। भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण रूप से प्रगति की, यानी कि महिलाओं का जो राजनीति में अनुपात है वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर बढ़ा है। शिक्षा के स्तर पे भी भारत ने सुधार किया है और वेतन के लेवल पर भी, आय वगैरह, आय में भी समानता कहीं न कहीं भारत में देखने को मिलती है। प्रैक्टिकल है कि लड़कियां पढ़ रही हैं तो जाहिर तौर पर है उनका जो प्रेजेंटेशन है नौकरी में वो बढ़ेगा। दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग और विजिट अगेन, दोबारा फिर जरूर देखें। ये मेरा परिचय है। दोस्तों ज्वाइन कीजिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है कंपटीशन वॉर का, जहां पर डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर की जो करंट है वो प्रकाशित की जाती है। सॉरी थोड़ा सा हिल गया था। तो दोस्तों आप लोग ये जो टेलीग्राम ग्रुप है कंपटीशन वॉर नाम से, टेलीग्राम पर आप सर्च करिए तो यहाँ पर ये फोटो आ जाएगी। तो वहां पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू और जो है पीआईबी जो है उसका हिंदी में न्यूज आपको करंट अफेयर्स की मिल जाएगी। वहां से भी आपकी तैयारी काफी इनहेंस होगी। और दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जय हिंद।